नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है रा के रूप तथा पंचमाक्षर नियम। रा के रूप की यदि बात करी जाए तो रा के विभिन्न रूप हमारी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन रूपों को ही हमें आज जानना है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। यूपी पुलिस में पूछे गए हैं और कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को रा के रूप के। ठीक है, देखिए कुछ विद्यार्थी मुझसे ये पूछते हैं कि जो रा है सर जी, रा के साथ में ऊ की मात्रा किस प्रकार से पहचाने, छोटे ऊ की कौन सी है, बड़े ऊ की कौन सी है। तो देखिए मैं बताता हूँ। देखिए सामान्य तौर पर यदि किसी और व्यंजन पर जैसे का पर छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो इस तरीके से, और यदि बड़े ऊ की लगेगी तो इस तरीके से, तो इसको हम सामान्य तौर पर आसानी से पहचान लेते हैं, को और कु। ठीक है, लेकिन जब रा की बात आती है तो समस्या आगे खड़ी हो जाती है कि छोटे ऊ की कौन सी और बड़े ऊ की कौन सी है। तो उसको समझ लीजिए। देखिए छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है और बड़े ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है। अब इसको कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं जैसे कि मैंने लिख दिया है। ठीक है, अगर इसकी बात करी जाए तो जैसे रुपया, अगर हम शब्द की बात करें रुपया, तो रुपया जो शब्द होता है रुपया नहीं होता, क्या होता है, रुपया। ठीक है, इसी तरीके से ये जो रू है ये आपका देखो रूप शब्द है, रूप, तो इसमें प्रयोग होगा। तो बात समझ में आ रही है कि छोटे ऊ की मात्रा इस तरीके से और बड़े ऊ की इस तरीके से रा के साथ में लगती है। ठीक है, चलिए अब हम रा के रूप की बात कर लेते हैं। देखिए यदि रा के रूप की बात करी जाए तो रा के बारे में पहला रूप तो आप देख ही चुके हो, यानी कि साधारण तौर पर एक रा तो इस तरीके से प्रयोग होता ही है। ठीक है, एक रूप रा का देखने को मिलता है इस तरीके से, एक रूप रा का देखने को मिलता है इस तरीके से, एक रूप रा का इस तरीके से देखने मिलता है, और कुछ ये भी होता है, इसके बारे में भी हम स्पष्ट करेंगे। तो समझ लेते हैं पहले इन चारों के बारे में। ठीक है, तो अगर रा के रूप की बात करी जाए तो रा के रूप आपको इस समय पर 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 4 ही हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कैसे। देखिए रा का प्रयोग सामान्य तौर पर जैसे हम रा से एक शब्द बना लें राम, ठीक है, कमरा, तो ये रा क्या है, सामान्य तौर पर प्रयोग हो रहा है। और इस रा की बात करी जाए तो इसको देखिए ये किस रूप में है कि जब रा से पहले कोई भी व्यंजन आधा होता है, जब रा से पहले कोई व्यंजन आधा होता है तो रा उसके नीचे एक डैश की तरह से लगा दिया जाता है, और इस प्रकार से बने हुए रा को पदेन रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पदेन रा। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या बोलते हैं, पदेन रा। इससे एक शब्द भी बना के देख लेते हैं हम। जैसे हमने शब्द बनाया प्रथम, क्या बनाया, प्रथम। अब इस प्रथम को देखेंगे, या प्रथम को देख लो या प्राप्त को देख लो। प्रथम में देखेंगे तो प, र, थ और म। ठीक है, ये इसी तरीके से बना हुआ है। तो बात समझ में आ गई। मैंने इनको और अच्छी तरीके से नहीं तोड़ा है। एक शब्द और देख लेते हैं इसी का। देखिए प्राप्त, अगर प्राप्त की बात करी जाए तो प, रा, प और त। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है। अगर हम यहां देखें तो ये क्या है, आप इसको क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे पदेन रा। असल में ये भी पदेन रा ही है। क्या है, पदेन रा है ये भी। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ 2-2 टांगें आई, यहाँ पर एक ही टांग आई। तो सीधी सी बात, इसको अगर मैं व्यवहारिक तौर पर बात करूं तो भाई इसके पास तो पहले से एक टांग थी, तो इसको कितने की जरूरत थी, एक की, तो इसने एक टांग ले ली। इस बेचारे के पास में कोई भी टांग नहीं है, तो इसके नीचे दोनों टांगें लगा दी गई। तो ये भी क्या है, पदेन रा ही है। बस क्या है, ये इस तरीके से आता है। तो पदेन रा के 2 रूप होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये कहां कहां पर आएगा, देखिए टा के साथ में आएगा, जो जितने भी नीचे से घुंडीदार होते हैं, ठीक है, इनके नीचे इसका प्रयोग होगा। और कोई होगा तो आप देख लीजिएगा। ये 3 वर्ड मैंने आपको लिख दिए, इन तीनों के साथ में एक ठा और है, हाँ जी ठा। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनमें कोई खड़ी पाई नहीं पाई जाती, इसलिए इनके नीचे जो पदेन रा है वो इस तरीके से आता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। इसका एक कोई शब्द बनाते हैं। जैसे इसका शब्द है, इसको अगर मैं तोड़ूं तो आप तोड़ तो लोगे ही, वर्ण विच्छेद, यानी कि जब आधे टा से
पूरा रा मिलता है तब क्या बनता है, ट्र बनता है। इसका एक शब्द ले लेते हैं ट्रक। ठीक है, इसको तोड़िए तो आधा टा, रा और का। हम पूर्ण रूप से अभी वर्ण विच्छेद नहीं कर रहे हैं, पूर्ण वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस रा में से भी आ निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं अभी आधा ही वर्ण विच्छेद करके दिखा रहा हूं। अगर वर्ण विच्छेद आप अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, जो आपको ऊपर आई बटन लिंक पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं ये क्या है। अगर इसकी बात करी जाए तो यहां पर भी रा का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनसे थोड़ा सा अंतर है। यहां क्या है, यहां रा पूरा है लेकिन उससे पहले वाला आधा है। यहां क्या है कि रा आधा है और उसके बाद वाला व्यंजन पूरा है। असल में मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। अब बात को कैसे समझना है कि जब रा आधा होता है तो अपने से आगे वाले व्यंजन के सर पे बैठ जाता है। कहां बैठ जाता है, सर पे, अर्थात रेफ की तरह से चढ़ जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ मैंने ये लिखा है तो इसको आप लिख दीजिए। ये कौन सा रा है, इसको बोलते हैं हम रेफ रा। क्या है ये, रेफ रा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो रा जब किसी के पैरों में गिरता है तो पद माने पैर, पदेन रा कहलाता है। ठीक है, तो यहां देखिए पा के पैरों में पड़ा है तो इसी को क्या बोल रहे हैं, पदेन रा बोल रहे हैं। और जब रा किसी वर्ण के सर पर बैठता है तो वो रेफ की तरह से काम करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, रेफ रा कहते हैं। इसका एक शब्द बना लेते हैं हम। इसका एक शब्द जैसे मैंने लिख दिया सर्प। सबसे ज्यादा गलती हम इसी में करते हैं। देखिए इसको अगर तोड़ें तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा गलती इसमें क्यों करते हैं वो समझिएगा। जैसे किसी से आपने बोला कि भाई पुनर्जन्म लिखो, तो देखिए करते क्या है, अब जन्म, अब रा का उच्चारण आप रेफ का कर तो यहां रहे हो लेकिन लगा यहां देते हैं तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत है। इसका शुद्ध कैसे होगा देखिएगा। सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि हम रा का उच्चारण कहां कर रहे हैं। जिस जगह उच्चारण होता है तो अपने से आगे वाले के व्यंजन के सर पर बैठता है। तो आप देखेंगे तो इस शब्द को मैंने लिखा पुनः जन्म लिखा है अभी। अब पुनर् रा का बोल रहे हैं हम, इस स्थान पर रा का उच्चारण हो रहा है तो कहां लगेगा, यहां लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और शब्द आप आशीर्वाद, ये बहुत शुद्ध में आते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, बहुत सी जगह आपने आशीर्वाद में यहां पर मात्रा लगी देखी होगी। अब इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये आशीर्वाद नहीं है, आर्शीवाद है। क्या है, आर्शीवाद, क्योंकि रा का उच्चारण अगर आप यहां लगा रहे हो तो यहां करना पड़ेगा, तो ये क्या है, आर्शीवाद। लेकिन शब्द क्या होता है, आशीर्वाद। रा का उच्चारण कहां होता है, यहां होता है, तुरंत यहां लगा दीजिए, आपका शब्द शुद्ध हो गया। तो इसी तरीके से और भी कई शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे अंतर्धान है, जैसे पुनर्दर्शन है, इन सभी शब्दों में इसी तरीके से रेफ रा का प्रयोग होता है। तो आप अच्छी तरीके से यहाँ समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी, ये क्या है। असल में ये कोई रा नहीं है, ये कोई रा नहीं है। ये असल में है क्या, ये सामान्य तौर पर जब हम किसी व्यंजन पर मात्रा लगाते हैं तो देखिए पा के साथ में री की मात्रा का रूप यही होता है। तो यहां लिख लीजिए रा नहीं है, री की मात्रा है। क्या है, रा नहीं है, री की मात्रा है। तो इसको हम रा की श्रेणी में नहीं लाएंगे। तो ये थोड़ा सा अलग है और मैंने कराया को है वो समझाता हूं। असल में बहुत से लोग इसका उच्चारण रा की तरह से ही करते हैं, लेकिन इसका उच्चारण री है। आप समझिएगा कैसे। जैसे हम देखिए का के साथ में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या रूप बनता है, ये बनता है। अगर मैं का के साथ में ई की मात्रा जोड़ूं तो क्या रूप बनता है, की रूप बनता है। उसी तरीके से यदि क के साथ में हम री की मात्रा जोड़ दें तो जो शब्द बनेगा वो क्री बनेगा। क्या बनेगा, क्री। ठीक है, बात यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी। अब जरा इसका हम एक आध शब्द देख लेते हैं। ये रा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, बताऊंगा अभी प्रश्न में किस तरीके से आना है और आपको क्या करना है। ठीक, देखिए इसका एक शब्द बना लेते हैं हम। अब इसको आप बोलकर देखिए, बोलिए क्या लिख रहा है ये। बहुत से लोग इसको पृथ्वी बोलेंगे, ये पृथ्वी नहीं है। अगर पृथ्वी आप बोल रहे हो तो प्र, देखिए ये क्या है प्र और ये क्या है प्री, दोनों के में अंतर देखिए, प्र प्री। तो आप इसे क्या बोलोगे, असली शुद्ध क्या है इसका, पृथ्वी। क्या है उच्चारण, पृथ्वी। अब पृथ्वी है और हम बोल क्या देते हैं, पृथ्वी। तो आप बताइए शुद्ध कौन सा है। लिखने में तो ये शुद्ध है लेकिन आप उच्चारण इसका कर रहे हो
तो ये आप उच्चारण गलत कर रहे हो, ठीक है। तो अब इसी तरीके से एक आध और शब्द देख लेते हैं, इन्हीं दोनों में अंतर करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों से पूछा जाए कि हिंदी आपकी क्या है, तो वो बोलेंगे मातृभाषा। क्या बोलते हैं? मातृभाषा। लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है हिंदी, हमारी हिंदी मातृभाषा है। क्या है? मातृ। बात समझ में आ रही है? कैसे? देखिएगा, अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये क्या बनना है? मा, त और रा, मात्र, ठीक। ता और रा से मिलकर क्या बना है? त्र बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मात्र। अब आप बोल तो बहुत सारे रहे हैं कि मात्र मात्र, लेकिन मात्र नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। इस मातृ को देखेंगे, इस त्री को, तो ये ता के साथ में री की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ता और री को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? शब्द त्री बनेगा। इसी तरीके से एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम, कृष्ण। शब्द क्या है? कृष्ण, लेकिन इसको क्या बोलते थे? कृष्ण। क्या बोलते थे? कृष्ण। कृष्ण नहीं है, वो क्या है? कृष्ण है। तो बात आपकी यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब इसका मैं आपको प्रश्न बताता हूं किस तरीके से आ चुका है, ठीक है। समझ गए आप कि रा कितने रूपों में प्रयोग होता है? एक स्वतंत्र रूप से प्रयोग, एक पदेन रूप में प्रयोग जिसका दो तरीके से प्रयोग होता है, एक रेफ रूप में प्रयोग, और एक ये रा नहीं है, ये क्या है? री की मात्रा है। तो चलिए मैं इसको बिगाड़ रहा हूं, आप प्रश्न को बहुत आसानी से हल करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रश्न समझना बहुत आसान प्रश्न है, अब आप आसानी से कर लोगे। देखो प्रश्न क्या है, निम्न में किसमें रा नहीं है, या रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो वो पहला देगा आपको इस तरीके से राम, उसने दूसरा दे दिया प्रश्न, ठीक है। क्या पूछा उसने? प्रश्न दे दिया, ठीक। गा, उसने दे दिया वर्षा, और घा दे दिया उसने गृह, ठीक है। अब इसमें आप क्या लगाओगे? किसमें रा का प्रयोग नहीं हुआ है? अब आप पढ़ के आए हो तो आसानी से बता दोगे, इस गृह में नहीं हुआ। ये गृह क्या है? ये गृह है हमारा घर जिसमें हम रहते हैं, और एक होता है ग्रह। ग्रह का मतलब आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड जो होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रह। और ये क्या है? ग्रह, जिसमें हम रहते हैं। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? अगर ये दोनों एक होते तो इन दोनों का अर्थ भी एक होता। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर किसी वर्ण के साथ में इस तरीके से है तो ये तो रा है, लेकिन इस तरीके से है तो ये रा नहीं है, ये री की मात्रा है। तो मेरे हिसाब से आपको रा के रूप प्रयोग समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पंचमाक्षर नियम से, ठीक है। हाँ जी, पंचमाक्षर नियम की यदि बात करी जाए, पंचमाक्षर नियम, अब ये क्या है इसकी थोड़ी सी हम भूमिका समझते हैं। पंचमाक्षर नियम, पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि पंचमाक्षर होते क्या हैं। किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण को पंचमाक्षर कहा जाता है। जैसे क वर्ग का अंगा, चा वर्ग का इया, टा वर्ग का अणा, इसी तरीके से ता वर्ग का ना, और पा वर्ग का मा। ये क्या है? प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर है, ठीक है। सामान्य तौर पर इन दो का प्रयोग तो आपने अच्छी तरीके से किया है, और स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग भी होता है, और कहीं कहीं इसका तक प्रयोग आपने अच्छी तरीके से देखा है, लेकिन इनका सामान्यतः प्रयोग आपने बहुत कम देखा है, या इनका प्रयोग हिंदी में अब थोड़ा कम कर दिया गया है। असल में वो जो कम कर दिया गया है वो किया गया है इस पंचमाक्षर नियम के आधार पर, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, इसको समझिए। सबसे पहले इस पंचमाक्षर नियम के विचार की जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी? एक थे श्याम सुंदर दास जी, यानी कि पंचमाक्षर नियम किसने दिया है? श्याम सुंदर दास जी ने। श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा कि इनको टंकण में थोड़ी समस्या आती है, इनको लिखने में और इनके प्रयोग करने में थोड़ी सी टंकण में समस्या आती है, या सामान्य तौर पर लिखने में भी समस्या आती है। इसमें किसी दूसरे वर्ण को समझ लिया जाता है, इसलिए उन्होंने इनके स्थान पर अनुस्वार, अर्थात अनुस्वार, जानते हैं आप क्या होता है?
अनुस्वार अर्थात बिंदी के प्रयोग का सुझाव दिया। अब ये जो उन्होंने सुझाव दिया तो ये मान लिया गया, क्योंकि संस्कृत में भी इसी तरीके का नियम है, उसी आधार पर हिंदी में भी ये नियम बना दिया गया कि यदि ये कहीं पर आपको इनमें से कोई भी आधा दिखाई दे, कैसा दिखाई दे, आधा दिखाई दे, तो उसके स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ नियम बनाए गए, वो नियम क्या है वो समझ लीजिए। ठीक है, चलिए क्या करना है इनके स्थान पर, अनुस्वार का प्रयोग। और असल में इनका जो उच्चारण है वो अनुस्वार की तरह से ही होता है, अनुस्वार की तरह से ही होता है। यानी कि जब भी आप किसी शब्द में प्रयोग करोगे तो ये अंग के उच्चारण में आएगा। ठीक है, इसका प्रयोग करोगे तो अन के उच्चारण में, इसके में भी अन आता है, इसमें भी अन आता है और इसमें अम आता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए उदाहरण एक देख लेते हैं और नियम समझते हैं। देखिए पहला नियम क्या है, पहला नियम है कि यदि इन पंचमाक्षरों के बाद, ध्यान से सुनिएगा, यदि इन पंचमाक्षरों के बाद, अर्थात पंचमाक्षर कैसे होने चाहिए, आधे, तो इसको पूरा क्या करें हम परिभाषा को, कि यदि आधे पंचमाक्षरों के बाद उसी वर्ग का व्यंजन हो तो पंचमाक्षर को हटाकर उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। बात समझ में आ गई, एक बार और समझ लीजिए। यदि किसी शब्द में कोई पंचमाक्षर आधा हो और उसके तुरंत बाद वाला व्यंजन उसी वर्ग का हो तो हम अनुस्वार इनके स्थान पर लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। अब चक्कर ये है कि बहुत सारे शब्द आपने इस तरीके के लिखे हुए देखे भी नहीं होंगे। अब देखिए गंगा लिख रहा है, अगर आप पुराने ग्रंथ देखोगे तो आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो यह गंगा शब्द लिख रहा है। अब मैंने क्या बताया था कि इसका उच्चारण, वैसे तो इसको अंगा बोलते हैं, ठीक है, और अंगा बोलते हैं तो इसका उच्चारण अंग में हो रहा है, अब इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गंगा। अब इसको गंगा बोलेंगे तो पहले इस नियम को लगा लेते हैं, फिर मैं अच्छी तरीके से उच्चारण भी समझाऊंगा। अब देखिए नियम क्या था कि यदि कोई पंचमाक्षर आधा आए तो देखिए क्या ये आधा है, हाँ जी आधा है, तो अब हम इसको हटा के इसके स्थान पर क्या बना सकते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार कहाँ जाएगा, अपने से पहले वाले पर, तो ये जो शब्द बनकर आएगा वो क्या है, गंगा। मैंने नियम में एक चीज बताई थी, कर सकते हैं, कर सकने में और होने में अंतर होता है, किया जाता है और होता है में अंतर होता है। कैसे कि अब उन्होंने ये जो बात नियम बनाया है, क्या नियम बनाया है कि पंचमाक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। किया जा सकता है का मतलब अब उन्होंने ये बात कह दी तो ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। अब कोई कहे कि उच्चारण या लेखन के आधार पर किसको शुद्ध माना जाए, तो सीधी सी बात है दोनों ही शुद्ध है, क्योंकि नियम ऐसा नहीं बना है कि इसको गलत बता दें या इसको सही बता दें। ठीक है, नियम क्या कहता है कि ये प्रयोग कर लो चाहे ये प्रयोग कर लो, आपकी सुविधा की बात है। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई बात पे आ जाए तो इसको हमें अधिक शुद्ध मानना है इससे ज्यादा। ठीक है, चलिए अब एक शब्द और देख लेते हैं। ये तो था का वर्ग का, अब हम इसका एक प्रयोग देखते हैं। हाँ जी, चंचल। आपने ऐसा चंचल कहीं लिखा देखा होगा, चंचल नहीं देखा तो व्यंजन तो देखा ही है। ठीक है, व्यंजन। अब ये दोनों में आप देख लेते हैं, ये क्या है, पंचमाक्षर है और कैसा है, आधा है, और आधे पंचमाक्षर के क्या बाद उसी वर्ग का व्यंजन आ रहा है। हाँ जी, चा छा जा जा इया, तो ये चा इसी वर्ग का है। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं, बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो चंचल आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों ही सही है। अब अगले में देख लेते हैं। ये देखिए पंचमाक्षर आधा है, क्या ये उसी वर्ग का है, तो देखते हैं। ये चा वर्ग का है और ये भी चा वर्ग का है। देखिए चा छा जा, तो उसी वर्ग का है, तो हम इसके स्थान पर बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब एक इसका प्रयोग हम देख लेते हैं। देखिए ठंडा। अब ठंडा ये लिखा हुआ है, अणा कैसा है, आधा है, और इसके बाद में डा आ रहा है, क्या डा उसी वर्ग का है, देख लीजिए, टा ठा डा ढा अणा, तो ये किस वर्ग का है, इसी वर्ग का है, तो हम इसके स्थान पर बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अब ये ना की बात करते हैं तो मैं ज्यादा किसी शब्द को नहीं, अपनी भाषा के शब्द को ही लिखना पसंद करूंगा, हिंदी। अब देखिए ना के बाद में दा आ रहा है, क्या ये उसी वर्ग के हैं, दोनों एक ही वर्ग के हैं, तो देखिए ता था दा धा ना, तो इस ना को हटा सकते हैं और हिंदी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। और देख लेते हैं, माँ का देख लेते हैं, एक चंपा।
चंपा की बात करी जाए तो देखिए माँ के बाद में पा आ रहा है, क्या पा उसी वर्ग का है? देखिए पा फा बा बा माँ, तो हम इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं, चंपा ऐसे भी लिखा जा सकता है। बात क्लियर हो गई? चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, बात क्लियर है। ठीक है, ये तो था इसका पंचमाक्षर विचार का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इसका विपरीत है कि यदि आधे पंचमाक्षरों के बाद, दूसरा नियम क्या है कि यदि आधे पंचमाक्षरों के बाद उसी वर्ग का व्यंजन ना हो या वही पंचमाक्षर दोबारा आ जाए तो हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, समझिए कैसे। जैसे नियम क्या बताया कि यदि आधे पंचमाक्षर के बाद किसी और वर्ग का व्यंजन हो, ठीक है, या पंचमाक्षर के बाद वही पंचमाक्षर आ जाए, ठीक है, या कोई और वर्ण हो, जैसे अब यहां देखिए इन चारों को मैंने क्या बताया था कि यदि आधे पंचमाक्षर के बाद किसी और वर्ग का व्यंजन हो तो हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। और यहां क्या है कि यदि पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का व्यंजन हो तो हम अनुस्वार का प्रयोग आराम से कर सकते हैं, यहां नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर आप अन्य को ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, अन्न को ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, वांग्मय को आप ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, सम्मान को ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। संभवतः आपको ये पंचमाक्षर नियम समझ में आ गया होगा। बात क्लियर हो गई। अब मान के चलिए इस नियम के आधार पर ही मैं आपसे बताता हूँ। जैसे ठंडा दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो बिंदी है, ये बिंदी है, ये कौन सा वर्ण है। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, बीटीसी में बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो वर्ण है, ये जो बिंदी लगी है, ये किस वर्ण के स्थान पर लगी है। तो वो ऑप्शन में क्या दे देगा, देखो ऐसे। अब बताओ किसके स्थान पर लगी है, आप आराम से बता सकते हो। ये देखिए डा क्या है, टा ठा डा, तो इसी का पंचमाक्षर क्या है, ये है। तो आपका जो ऑप्शन है वो इसका डा सही हो जाएगा। संभवतः आपको ये मेरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर करिए। आपसे मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।